नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज खास तौर से 3 मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पहला मुद्दा है, जगदीप धनखड़ जब राज्यसभा के सभापति थे 2023 में जयराम रमेश ने उन्हें चीयर लीडर कहते हुए गंभीर आरोप लगाए थे और उनके इस आरोप का मतलब ये था कि जैसे जगदीप धनखड़ सत्तारूढ़ मोदी सरकार के लिए चेयर पर डांस करते हैं या सरकार के हितों को साधने के लिए विपक्ष को दबा करके रखते हैं या सत्ता पक्ष के ही लिए काम कर रहे हैं, सदन के जो बाकी के दलों के सदस्य हैं उनकी अनदेखी कर रहे हैं। यह अपने आप में बहुत गंभीर आरोप था। सुधांशु त्रिवेदी ने इसकी शिकायत की थी और इसकी सुनवाई अब बाकायदा शुरू हो गई है संसदीय समिति में और जयराम रमेश ने अब कुछ सफाई पेश की है। वो क्या सफाई है, जरा उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जरा इस पर भी चर्चा करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी क्यों लिखी है और इस चिट्ठी में ऐसे कौन से 2 मुद्दे उठाए हैं जिनको लेकर के वो कह रही हैं कि चुनाव आयोग का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसको ये फैसले लेने की आखिर जरूरत क्या है। और जैसा कि ममता बनर्जी की आदत है, उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये फैसले किसी दल को फायदा पहुंचाने के लिए लिए जा रहे हैं। एक तीसरा मुद्दा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर करेंगे कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को कैसे मनाया है, कौन सी बातें उनके कान में डाली हैं कि वो सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार हो गए। इन 3 मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे और मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। तो वीरेंद्र जी को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपको, दर्शकों को नमस्कार। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि ये जयराम रमेश ने 2023 अप्रैल में तब के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब को जो चीयर लीडर कह करके चिढ़ाने की कोशिश की थी या उन पर एक पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाया था, अब प्रिविलेज कमेटी में ये मामला पहुंच चुका, तभी पहुंच गया था। 1 दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले प्रिविलेज कमेटी ने इस पर सुनवाई की है। जयराम रमेश की टिप्पणी को इस कमेटी ने बहुत गंभीरता से लिया है, उनसे जवाब तलबी की है। अब जयराम रमेश ने इस पर सफाई दी है और इन्होंने कहा है कि मेरा चेयर का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। ये जो कांग्रेस का रुख बदलता रहा है जगदीप धनखड़ साहब को लेकर के, जब वो सभापति थे हम रोज देखते थे सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आपका प्रश्नकाल होता था उसी में खड़े हो जाते थे, प्रश्नकाल को चलने नहीं देते थे। कोई ना कोई मुद्दा लेकर के रोजाना जगदीप धनखड़ को मुश्किलों में डालने की कोशिश करते थे। दोनों के बीच में बहस तक हो जाती थी। जगदीप धनखड़ प्रश्नकाल चलने देने पर अड़े रहते थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे बैठे हुए जयराम रमेश हर हालत में सदन को बाधित करते थे, कार्रवाई को बाधित करते थे और तमाम तरह के आरोप उस समय जगदीप धनखड़ पर लगाते थे। हमने तो वो सीन भी देखे हैं जब टीएमसी का एक नेता, एक सांसद
कल्याण बनर्जी बाहर उनकी बॉडी शेमिंग के लिए एक्टिंग कर रहे थे, उनकी मिमिक्री कर रहे थे और राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। लेकिन जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति के पद से, और जाहिर है सभापति के पद से भी वो स्वतः ही हो जाता है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी छाती पीट रही थी और कह रही थी कि जगदीप धनखड़ को बड़ा बेइज्जत करके यहां से हटाया गया है। और अब ये मामला सामने आया है, प्रिविलेज कमेटी के सामने जयराम रमेश का ये टिप्पणी वाला मामला पहुंच चुका है। कैसे देखते हैं इस सबको? देखिए, कांग्रेस का यही इतिहास रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहने से लेकर के जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी जो 2019 की लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे लोकसभा में, उन्होंने वर्तमान राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू को कहा था राष्ट्रपत्नी। ये कांग्रेस के नेता ने कहा था। और उसके बाद पिछले अभी अभी बजट में सोनिया गांधी ने कहा था कि वो तो बेचारी है। जब और आपको पता ही है कि साल के प्रथम सत्र का जो संसद का होता है, उसमें दोनों सदनों को समवेत भाषण होता है राष्ट्रपति का, जिसको कहते हैं ज्वाइंट एड्रेस टू पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद और वो भाषण जो होता है, वो राज्य सरकार के आने वाले 1 साल के कार्यकाल का रोड मैप होता है। और जो गया साल है उसमें सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इसका ब्यौरा होता है। यानी और जिसको अमेरिका में कहते हैं स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। तो सोनिया गांधी ने कहा था ये तो बेचारी है। तो कांग्रेस का तो ये इतिहास ही रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक बनाना, देश को और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं पिछले 11 साल से? यही काम तो कर रहे हैं। अमेरिका में जाते हैं, ब्रिटेन में जाते हैं, कोलंबिया में जाते हैं। उनको भारत की कोई यूनिवर्सिटी ने आज तक जो है अपना ज्ञान बांटने के लिए नहीं बुलाया। उनको अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटी खूब बुलाती हैं। ऐसी कौन सी खास बात है? जयराम रमेश का काम खाली उपराष्ट्रपति को अपमानित नहीं किया है। भारत की सुरक्षा के लिए बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में अपना सैनिक प्रभुत्व स्थापित करना, अपनी मिलिट्री डोमिनेंस स्थापित करना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बे ऑफ बंगाल और जो बंगाल की खाड़ी पे रूल करेगा वो दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि दुनिया का 2/3 जो सी ट्रैफिक है, मारटाइम ट्रैफिक है, यहीं से गुजरता है, जो यहाँ मलक्का स्टेट कहलाती है। भारत सरकार अंडमान निकोबार के द्वीप पे बड़े पैमाने पर अपना जो अपनी मिलिट्री तैयारी को मजबूत कर रही है। वहां नेवल बेस बन रहा है, वहां एयर बेस बन रहा है, वहां पे 1000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लग रहा है और कुछ लाख लोगों को के रहने के लायक वहां टाउनशिप बन रही है। इस प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा परेशानी है तो चीन को है, क्योंकि चीन का और आपको याद होगा जब अप्रैल 2020 में जब चाइना और अमेरिका की चाइना और इंडिया की सेना की भिड़ंत हुई थी लद्दाख के गलवान वैली में, उसके 1 साल बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया था कि आवश्यक नहीं है कि चीन की हर दुस्साहसी हरकत का जवाब गलवान वैली में ही दिया जाए। अब चीन जो कार्रवाई करेगा उसका जवाब उसको हम बंगाल की खाड़ी में मलक्का स्टेट्स में देंगे। मलक्का स्टेट को आज की तारीख में भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की ये ताकत है कि वो उसको ब्लॉक कर सकती है और वो चाइना का पूरा ट्रेड रुक जाएगा। तो आप जरा जयराम रमेश के का जो ट्विटर या एक्स का जो हैंडल है, जरा देखिए पिछले 5 सालों में उन्होंने अंडमान निकोबार के वाक्य में जो भारतीय सेना और भारतीय नौसेना और इंडियन एयरफोर्स जो काम कर रही है, उसके खिलाफ कितने ट्वीट किए हैं। उन्होंने 3 महीने पहले बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रोजेक्ट को अंडमान निकोबार के पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत खतरनाक बताया है। सोनिया गांधी के नाम से कई समाचार पत्रों में उसके विरोध में एक राइट अप प्रकाशित करवाया गया था। जी, और जबकि कांग्रेस के जमाने में भी इसके ऊपर काम हो रहा था। अब और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से ये जो आदमी राष्ट्र की सुरक्षा के खिलाफ इतना देशद्रोही रवैया पब्लिक प्लेटफॉर्म में, अखबार में अगर अडॉप्ट कर सकता है, और जो व्यक्ति और राहुल गांधी वो लाल रंग की किताब जिसको वो संविधान बताते हैं, वो लिए घूमते हैं, और उसी संविधान की शपथ लेकर के जयराम रमेश राज्यसभा के सांसद हैं। उसी संविधान की शपथ लेकर के वो यूपीए सरकार में
केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उसी संविधान का मजाक वो उड़ा रहे हैं। तो जयराम रमेश का तो ये इतिहास है। अगर जयराम रमेश अगर उपराष्ट्रपति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है इसमें? इनका तो इनका तो पूरा इतिहास ही यही रहा है। इनका तो पूरा जो जो इनका और सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के मन में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, सनातन धर्म के प्रति जो घृणा और हिकारत है कि केवल हम ही रूल कर सकते हैं। उनके अंदर जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, जो अधिकार का बोध है कि अरे हमने जो है यहाँ 4 पीढ़ी से राज किया है। मोतीलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं। हमारा आदमी जो है जो 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 हमारे पीछे हाथ बांधे खड़ा होता था, उसको हमने 10 साल प्राइम मिनिस्टर बना के रखा। अब आजकल जो अध्यक्ष है, वो भी ये कहता है कि इस बारे में तो हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे, ये तो कांग्रेस का हाईकमांड तय करेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष आप हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाईकमांड कौन तय करेगा? कौन है भाई हाईकमांड कांग्रेस का आपके अलावा? आप तो अध्यक्ष हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष हैं आप। कांग्रेस कार्य समिति के ऊपर आपका नियंत्रण है, तो निर्णय नहीं, कोई वो थर्ड अपने पार्टी आप करेगी। को अब हाईकमान नहीं वो मानते। हाईकमांड राहुल गांधी है। वो 10 जनपद को हाईकमान मान करके वो खुद को उनका ताबेदार जी, मानते हैं। तो ये आचरण रहा है जयराम रमेश का और पूरी पार्टी का। आप दिग्विजय सिंह के बयानों को देखिए, जिस तरीके से वो मौलाना अरशद मदनी ने जो जो अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी को कवर फायर दिया है, जो उसकी हमायत में आके बोले हैं, वो कह रहे हैं कि एक मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है और एक मुसलमान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में एक मुसलमान एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अरे यूनिवर्सिटी आप बनाइए, लेकिन उसको आतंक की फैक्ट्री तो मत बनाइए। जो वहाँ मदरसा जो अभी यूनिवर्सिटी में कल पकड़ा गया है, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में, वो वो बहुत गहराई पे है। उसकी दीवारों की चौड़ाई 5 फुट है। अरे ये कोई मदरसा है या न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक से बनने के लिए मिलिट्री का बंकर है? क्या बना रहे थे आप? उसका समर्थन दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेताओं के देशद्रोह, भारतीय संसद, भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्र राज्य और भारतीय राष्ट्र के प्रतीकों और सनातन धर्म के प्रति अपमानजनक और देशद्रोहपूर्ण टिप्पणियों की एक लंबी दास्तान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इनका दुख ये भी है कि जगदीप धनखड़ को जिन भी परिस्थितियों में हटाया और उसको ये एनडीए की सरकार हटाया के भी लिए नहीं, नरेंद्र उन्होंने मोदी तो इस्तीफा दिया है, खुद इस्तीफा दिया है। मतलब जिन भी कारणों से वो उस पद से हटे, बाहर गए, हमें और जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, उसी के आधार पे मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस उसको बीजेपी की, एनडीए की या प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार के लिए एक राजनीतिक संकट के रूप में बदलने के अपने प्रयासों में सफल नहीं हुई। वो चाहते थे कि जो है इसके लिए और मोदी गवर्नमेंट ने न केवल जिस भी कारण से उनका इस्तीफा हुआ और नया उपराष्ट्रपति बड़े स्पष्ट बहुमत से दोबारा चुन लिया गया, सीपी राधाकृष्णन, स्मूथली, जो इस समय बहुत ही स्मूथली चुना स्मूथली, गया। कहीं हम्म। कोई संकट नहीं खड़ा कर पाए। तो एक इनका जो दुख ये भी है। और जगदीप धनखड़ को तो केवल जयराम रमेश ने नहीं, जैसे आपने भी नाम लिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, लगातार अपमानित किया है, लगातार अपमानित बिल्कुल। किया है, ह्यूमिलिएट किया है। और जगदीप धनखड़ साहब ने तो उनको बहुत बर्दाश्त भी किया है। लगातार उनको इस बात का भान कराया है कि आपकी उम्र क्या है, आप इतने वरिष्ठ हैं, 80 बरस के हैं, 83 बरस के हैं, तो आपसे कम से कम मुझे ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं है। तो कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर्स को जब सोनिया गांधी बैठी होती हैं, तब उनके ऊपर बहुत दबाव होता है कि वो सरकार के खिलाफ बड़े आक्रामक बन के रहें, सरकार को एकदम जो है घुटनों पे रखें। तो इस अति उत्साह में जयराम रमेश ने ये सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह अपमानजनक टिप्पणियां उपराष्ट्रपति के बारे में, राज्यसभा के सभापति के बारे में की हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्र राज्य के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इनका ऐसा ही अपमानजनक और घृणा पूर्वक जो इनका दृष्टिकोण है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है।
प्रिविलेज कमेटी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकती है, इनको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले। और ये जयराम रमेश केवल राज्यसभा के मेंबर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। तो महासचिव ये भी हैं। तो महासचिव भी हैं। तो कांग्रेस का दुनिया में क्या के भारत के तमाम विषय पे क्या क्या मत है, क्या स्टैंड है, ये दुनिया को यही बताते हैं, मीडिया को यही बताते हैं। और कांग्रेस का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, वो इन्हीं के नियंत्रण में है। तो ये सब जो हो रहा, जो जो इनका इतिहास है पिछले 11.5 साल का, याद करिए 2007 में जब गुजरात का विधानसभा चुनाव था, तो इन्हीं सोनिया गांधी, जो उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट थी, इन्होंने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। बिल्कुल। और, और उसके बाद वो पूरा चुनाव पलट गया था। तो ये सब जो कांग्रेस का, और ये जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है 1885 में, जो अपने को कहती है ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो और इसको कहते थे कि कांग्रेस, इसको लोहिया कहते थे, ये कांग्रेस जो है अंग्रेजों की मानस पुत्र पार्टी है। तो ये सब जो इनका इतिहास रहा है, तो इनकी घड़ा में कोई कमी नहीं आने वाली है। ये लगातार चुनाव हार रहे हैं। राहुल गांधी अब तक 95 चुनाव हारने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, और बिहार मिला के शायद 96 हो गया है। और 2026 में भी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। किसी राज्य में कांग्रेस कहीं पर भी क्लेमेंट नहीं है। वो बंगाल है, आसाम है, केरल है, तमिलनाडु है और पुडुचेरी है। 5 जगह चुनाव, 4 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। तो कांग्रेस कहीं नहीं है। हाँ, इलेक्शन लड़ेगी हर जगह ये। और और ये केवल इनका अगर, और नंबर 2 पार्टी ये केवल असम में है। बंगाल में इसका एक विधायक नहीं है। तमिलनाडु में जो उसको दया से मिल जाए डीएमके की, ये वहां लड़ लेगी। केरल में भी ये जो है, हालांकि वहां भी नंबर 2 की पार्टी है, और और यूडीएफ नाम के फ्रंट को लीड करती है, लेकिन वो सत्ता से कोसों दूर है। और पुडुचेरी तो खैर बहुत छोटी यूनियन टेरिटरी है, वहां शायद 50 या 60 एमएलए का हाउस है। तो ये कांग्रेस का धनखड़, इतिहास है। लंबी खामोशी के बाद धनखड़ साहब की 3 जगह उपस्थिति दर्ज की गई। एक, जब नए उपराष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की तब। दूसरे, आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ ग्रहण की तब वो राष्ट्रपति भवन में थे। और तीसरा, भोपाल में एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर उनको बोलने का भी अवसर मिला। और अपने भाषण में जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये जो नैरेटिव वॉर चल रही है, इससे बच के रहना, क्योंकि मुझे भी इसमें उलझाने की कोशिश की गई थी। तो सीधे सीधे जगदीप धनखड़ ने तो जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो उनमें सत्यपाल मलिक को ढूंढ रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ये कहीं पे एक सुराख मिल जाए, कैसे सरकार को लपेटा जाए, कैसे सरकार की विश्वसनीयता को गिराया जाए। राहुल गांधी पिछले 11.5 साल से इसी अभियान में लगे हुए हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये 4th जनरेशन वॉरफेयर है। सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाओ। अब जैसे संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया 2024 का। 2019 में कहा चौकीदार चोर है, रफाल में घोटाला हुआ है, ये सब कहा था ना उन्होंने। कहाँ घोटाला हुआ है भाई? और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब कहा कि इंडियन एयरफोर्स के 7 रफाल गिराए गए। उन्होंने कभी पाकिस्तान से नहीं पूछा कि आपके कितने फाइटर जेट गिराए भारत ने, लेकिन वो इंडियन एयरफोर्स से पूछ रहे थे, पाकिस्तान भी पूछ रहा था। अब दुनिया को समझ में आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने, भारतीय वायुसेना ने और हमारी मिसाइल पावर ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस जो है इन ऑपरेशनल हो गए, उनको इतना नुकसान पहुंचाया गया। और सबसे बड़ा तो उनका नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, वहां उनको अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। और उनके कई बेस तो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो पाए हैं। और उसके और उन उन और पाकिस्तान ने तो अपनी बेवकूफी में अपने नुकसान का ब्यौरा पूरी दुनिया को सौंप दिया कि उन्होंने उन एयरफोर्स बेसेस के रिपेयर के लिए ग्लोबल टेंडर फ्लोट किए थे, जो बिल्कुल। जो कि नेट पे आज भी अवेलेबल है। एनीबडी कैन सी देम, कोई उन्हें दे सकता है।
तो ये सब जो इतिहास कांग्रेस का है कि किसी तरीके से सरकार में कोई भी विवाद हो, कहीं कोई दरार हो। अब जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, उस समय ये खबर फैलाई गई थी कि नितिन गडकरी के नेतृत्व में 37 बीजेपी के एमपी बगावत करेंगे। कहाँ दिखे आपको ऐसे एमपी 37? ये खबर खूब चलाई गई थी ना? ये खबर चलाई गई थी और आप सोचिए कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर अगर सरकार का जो जो उम्मीदवार था, अगर वो हार गया होता, तो देश में अच्छा खासा पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ा कर सकते थे ये लोग। इसीलिए खबर ये उड़ाई गई थी। अब नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नितिन गडकरी जो लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री हैं, और जो उनके संघ बारे के में भी करीबी हैं, नागपुर से आते हैं। हाँ, संघ करीबी हैं। तो उस जैसे व्यक्ति को भी अरे कम से कम अगर ये खबर सही नहीं भी होगी, तो भी नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में एक अविश्वास की खाई तो क्रिएट होगी। ये भी इन्होंने प्रयास किया पूरा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और अब ये जो है जो कांग्रेस की कार्यशैली है, सरकार को बदनाम करो, सरकार को गिराओ, सरकार की विश्वसनीयता को खंडित करो, क्रेडिबिलिटी की जो है इनकी इरोड करो, ये अभियान ऐसे ही चलेगा और ये इस अभियान में कोई कमी नहीं आने वाली है। जब और राज्यसभा में, लोकसभा में चेयर को अपमानित करना तो इनके लिए बहुत सामान्य बात है, इनको मालूम है हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। सोनिया गांधी ने जो जो टिप्पणी की, आप म्यूट हो गए। मैं ये कह रहा हूं तो कि 1 दिसंबर से फिर शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। फिर इनकी ड्रामेबाजी आप देखेंगे। और 14 दिसंबर को इन्होंने रामलीला मैदान में रैली रखी है कांग्रेस ने। ये 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक दोनों सदनों में काम ही नहीं होने देंगे। 14 दिसंबर को रैली करने के बाद जो एक हफ्ता बचेगा, उसी में विधायी कार्य हो पाएगा। ये हाल इन्होंने सदन का बना रखा है, संसद को अखाड़े में तब्दील करके रख दिया है। विधायी कार्ड तो सरकार अगर चाहेगी तो वो 2 दिन में कर देगी। सरकार तो चाहती है कि जो भी बिल पार्लियामेंट में आए, जो भी बिल संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में आए, उसके ऊपर बाकायदे चर्चा हो और जो विभागीय मंत्री है उस बिल का ब्यौरा पेश करे और उस पे डिबेट हो और मंत्री उसका उसके बाद जवाब दे, या सदन यदि चाहे तो उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया जाए। ये सारी बातें सदन के फ्लोर पे तय होती हैं। तो और इन्होंने गड़बड़ी फैलाने का इन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया है कि दिल्ली के रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ है उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं और ये देखिएगा अमित शाह के इस्तीफे की मांग करेंगे और इस तरीके से ये संदेश देंगे कि देखो हम मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और इससे प्रयास करेंगे कि तमिलनाडु और बंगाल और आसाम और केरल में जो मुस्लिम वोट है वो इनके पीछे लामबंद हो जाए और हम ही हैं जो केवल और ये बताएंगे कि कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, कैसे उनको फंसाया जा रहा है, कैसे उनके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। ये सारे प्रपंच ये रचेंगे तो ऐसा ही हो रहा है। पार्लियामेंट में क्या हुआ, कभी हिडनबर्ग आ गया, कभी मणिपुर का वीडियो आ गया, कभी कोई जो है पेगासस का वो फोन टेपिंग का सॉफ्टवेयर आ गया। कुछ ना कुछ ये वितंडावाद ये खड़ा करेंगे। और ममता बनर्जी ने जो सीईसी को चिट्ठी लिखी है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस चिट्ठी में इनका कहना यह है कि साहब 1,000 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, जो आउटसोर्स किए जा रहे हैं एजेंसियों के जरिए, इसकी क्या जरूरत है? इन्होंने कहा कि जिलों पर ऑलरेडी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्हीं के जरिए ये अगर जरूरत पड़ती है तो अतिरिक्त जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये जो राज्य के चुनाव अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, उनके जरिए ये क्यों किया जा रहा है? और दूसरी इनकी तकलीफ ये है कि साहब ये निजी आवासीय परिसरों के भीतर मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव क्यों रखा जा रहा है? तो ये निजी परिसरों में मतदान केंद्र बन रहे हैं या स्कूलों में बन रहे हैं
या सामुदायिक केंद्रों में बन रहे हैं, इससे इनको क्या परेशानी हो सकती है? मैं जहां वोट डालता हूं वो एक प्राइवेट स्कूल है 10th तक, और मैं वहां वोट डाल रहा हूं पिछले 25 साल से। कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ। लखनऊ हो या दिल्ली हो, ऐसा कोई भी ऐसा शहर आपको नहीं मिलेगा जहां प्राइवेट स्कूलों में पोलिंग स्टेशन ना बनते हों। ये तो आपत्ति मैंने कभी सुनी नहीं। जहां तक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सवाल है, जो 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 ममता बनर्जी जो शोर मचा रही हैं कि हमारे यहाँ बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उसकी वजह केवल ये है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर अभी तक बंगाल में काम करना नहीं शुरू कर पाए हैं, जिसके चलते बीएलओ के ऊपर अत्यधिक दबाव है, काम का स्ट्रेस है। और इसके लिए चुनाव आयोग पूरा पैसा राज्य सरकारों को दे रहा है। 14 से 18 हजार रुपए प्रति माह बीएलओ को दिया जाना है। ये पैसा राज्यों को दिया जा चुका है, और अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने ये पैसा बीएलओ को नहीं दिया है, जिसके कारण भी बीएलओ में काम करने के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं है। तो ये जो ममता बनर्जी ने जो लेटर लिखा है, ये केवल कोई ना कोई चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया में कैसे अवरोध खड़ा किया जाए, कैसे इसको टाला जाए, और कैसे जो 2 करोड़ बांग्लादेशी वोटर वहां बने बैठे हैं उनको कैसे बचाया जाए। कलकत्ता की गुलशन कॉलोनी में 2 लाख आबादी है और वोटर मात्र केवल 4 हजार हैं। तो ये भैया, तो ये 1,95,000 लोग कौन है भाई? कहाँ 96,000 लोग कौन है? ये एक के बाद एक के बाद वो भाग रहे हैं। दुकानों में ताला लगा हुआ है। स्कूल खाली हो गए हैं। टीचर परेशान हैं कि मेरे स्कूल के छात्र कहाँ चले गए। लोग परेशान हैं कि उनको घर में काम वाली बाई नहीं आ रही है, बर्तन मांजने वाली या घर सफाई करने वाली जो महिला बांग्लादेशी आती थी, वो नहीं आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में 2,68,000 मतदाता ऐसे पकड़े गए हैं जो कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं और उनके नाम हिंदुओं वाले हैं। और अब जो जो बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं, वो खाली ममता बनर्जी का वोट नहीं भाग रहा है, ममता बनर्जी की पार्टी के लोगों के लिए पैसे का इजी स्रोत भी भाग रहा है। ममता ये लोग वहां से लाए जाते हैं, पैकेज डील के तहत आते हैं, पैसा देते हैं, और पैसा देने के बाद इनका आधार कार्ड बनता है, इनका वोटर आईडी कार्ड बनता है, और इनका जो है राशन कार्ड बनता है। एक ऐसा राशन कार्ड पकड़ा गया है, मैंने उसको जो लिखा है। एक है मीना बेगम, उनका राशन कार्ड है, और उनके पति का नाम है KKR नाइट राइडर। ये एक आईपीएल की क्रिकेट टीम का नाम है। उसके पति का नाम है KKR नाइट राइडर। ये तमाशे हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी की कलई बिल्कुल खुल रही है। और एक बात याद रखिए, 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और बीजेपी के बीच में वोटों का अंतर मात्र 28 लाख था, मात्र 28 लाख। और इसके बावजूद बीजेपी को सीटें मिली थी 77, और ममता बनर्जी को मिली थी 170 के ऊपर, उनको 2 तिहाई बहुमत मिल 213, गया था। 213 मिली तेरह, थी हाँ। ममता को। हाँ, हाँ, 213। तो इसलिए जो है, ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर बंगाल में 65 लाख मतदाता का नाम काटा जा सकता है, तो सॉरी, बिहार में, तो बंगाल में ये संख्या उसकी 3 से 4 गुना हो सकती है। तो जब यानी जो ममता का कोर वोटर है वो ही हिट हो रहा है एसआईआर से, इसलिए ममता बनर्जी बेचैन है। और दूसरी बेचैनी उनकी ये है कि वो चुनाव आयोग का यदि वो एसआईआर का विरोध करेंगी, तो ये विरोध बीजेपी का नहीं होगा, ये विरोध केंद्रीय सरकार का नहीं, ये विरोध केंद्र की सरकार का नहीं होगा, ये विरोध एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का होगा, ये विरोध संविधान का होगा, ये विरोध सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में रिट फाइल हुई थी, और उसमें 4 महीने में 11-12 सुनवाई हुई है। अभी चल रहा है मामला बिहार का, और अब तक 12 सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के खिलाफ के बारे में एसआईआर को लेकर के एक भी एडवर्स कमेंट नहीं किया है, एक भी प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। ये समस्या है इनकी। और उसके बाद बिहार का चुनाव हो भी गया, चुनाव संपन्न हो गया, नई सरकार बन गई वहां पे। और अब जो चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 यूटीज में जो एसआईआर किया है, उसको लेकर के तमिलनाडु की सरकार,
बंगाल और बंगाल से ममता बनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया है कि हमारी बंगाल इकाई इसको चुनौती देगी, हम नहीं देंगे। पुडुचेरी की भी सरकार गई है, और सारे वही तर्क दोहराए जाएंगे जो उन्होंने बिहार के समय दोहराए थे। यही होने जा रहा है। तो ममता बनर्जी के सामने किसी भी तरीके से एसआईआर को रुकवाने की ही चुनौती है, और वो आने वाले दिनों में 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको इन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को जमा करना है। जी अरुण जोशी जी, आपका बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला है बिहार में, इसको लेकर के कुछ चीजें सामने आ रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि पिछले करीब 1.5-2 महीने में 2 मीटिंग कम से कम अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की हुई हैं, और कुछ वजहें थी जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। जैसे नेपाल में जैनजी आंदोलन, बंगाल बॉर्डर से जो लगा हुआ एरिया है वहां की कुछ चिंताएं, बिहार की करीब 816 किलोमीटर नेपाल से बॉर्डर लगता है, उसकी कुछ चिंताएं, चिकन नेक से बंगाल और नॉर्थ की जो सुरक्षा लाइन है उसको लेकर के कुछ चिंताएं हैं। इसके अलावा मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, इसके अलावा ड्रग रूट, ये सब चीजें हैं। और बिहार से लगातार इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी, और ये भी कि जो साइबर क्राइम है, जो हथियारों की तस्करी है, जो संगठित अपराध है, इस पर लगातार चर्चाएं दोनों नेताओं के बीच में, नीतीश जी और अमित शाह के बीच में। और 60 बड़े गैंग बॉर्डर इलाकों से चल रहे हैं, ये भी चर्चा का केंद्र रहा था। और ये माना जा रहा है कि 2029 लोकसभा का चुनाव और उससे पहले 2027 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसके मद्देनजर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ये दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। और इस बार बिहार की 40 की 40 सीटों को टारगेट कर रही है बीजेपी, और सम्राट चौधरी को चूंकि सीएम के तौर पर भी प्रोजेक्ट कर रही है, इसलिए ये पावर ट्रांसफर जो है कराई गई है, और नीतीश इसके लिए तैयार हो गए। उम्र का भी तकाजा, स्वास्थ्य का भी तकाजा, और उन्होंने कहा कि माना कि ये बेहतर होगा कि सम्राट चौधरी के पास होम मिनिस्ट्री रहे। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत के इतिहास में, भारत की चुनावी राजनीति के इतिहास में ये ऐसी पहली घटना है जहां एक राष्ट्रीय पार्टी ने इतनी निष्ठा और ईमानदारी से एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ 20 साल तक इस गठबंधन को निभाया। नीतीश कुमार के पद और उनके कद का जो कद है राजनीति में, नीतीश कुमार भी लालू की तरीके से जयप्रकाश नारायण के बिहार के नवनिर्माण आंदोलन की उपज हैं, जो 70 के दशक में बिहार में हुआ था। तो पहली बात तो ये बात किसी को समझ में नहीं आती है कि आखिरकार क्या वजह है कि बीजेपी जो है इतना ज्यादा जो शब्द है कांग्रेसियों का कि सरेंडर की मुद्रा में रहती है। अगर इन्होंने अगर ये जो इंडिया अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, ये आइडिया नीतीश कुमार का था। अगर अगर कांग्रेस ने अगर नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर अगर अगर घोषित कर दिया होता, तो नीतीश कुमार आज भी इंडिया में होते और वो एनडीए में नहीं आते। और अगर वो कन्वीनर आप उनको बनाएंगे तो फिर वो पीएम का उम्मीदवार हो जाएंगे। कांग्रेस को ये स्वीकार नहीं था, तो उनको ये किसी को समझ ही में नहीं आता है कि आखिरकार 2-2 बार नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और गए और फिर आ गए, और जिसको तेजस्वी कहता है पलटू चाचा, पलटू राम ने उनका नाम दिया। तो ये रिश्ता चल कैसे रहा है, ये समस्या है उनको। और आपको याद होगा अक्टूबर में लगातार ये बात कही गई कि बीजेपी ने, अमित शाह ने या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। लगातार इसको लेकर के भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया।
लेकिन वो काम नहीं आया। अब जिस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है और बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी का स्पीकर है, सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता बन गए हैं। उनके पिता भी शकुनी चौधरी बड़े नेता थे कुशवाहा समाज के। तो अब जो तो पहले टारगेट किया था सम्राट चौधरी को कि इनके खिलाफ ये मुकदमे हैं, वो मुकदमे हैं और इनकी एफिडेविट गलत है और इनका एज का सर्टिफिकेट गलत है। वो सारे मुद्दे चले नहीं। तो जिस तरीके से सहज भाव से ग्रेजुअली जो सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल रहा है, अभी अभी अच्छा, लोग तो तुरंत कहते हैं भाई क्या किया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार कोई भी नेता उतना ही काम करता है जितना उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल होता है। अब ये स्थिति ये आ गई है कि आप ये मत भूलिए कि दिल्ली के रेड फोर्ट के जो ब्लास्ट का जो अमोनिया नाइट्रेट जो उसका इस्तेमाल हुआ था, वो भी बांग्लादेश के और भी कुछ जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, वो बांग्लादेश से ही आया था। और अगर बांग्लादेश से आएगा तो बिहार होके ही आएगा ना। तो और बिहार का जो पोरस बॉर्डर है बंगाल के साथ, जो 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 इस समय राष्ट्रद्रोही तत्वों की जो ताकत बनी हुई है झारखंड में, वहां पर भी ईसाई मिशनरी बहुत एक्टिव है। और जो ताकत बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, उस सबको अगर आपको उसका मुकाबला करना है तो उनको बिहार में रोकना होगा। यूपी में तो योगी जी सबको रोक दिया, लेकिन योगी जी बिहार में क्या कर सकते हैं? और जितनी कड़ी कार्रवाई पिछले 6 महीनों में यूपी गवर्नमेंट ने ये इंडिया नेपाल बॉर्डर पे की है, बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई है, बड़े पैमाने पर जो वहां पे ड्रग की स्मगलिंग का धंधा होता था, हथियारों की स्मगलिंग होती थी और भी तमाम काम अवैध राष्ट्रविरोधी कार्रवाइयां होती थी, उस सबको जो रोका है। अब आपको ये सब बिहार में बहुत ही सख्ती के साथ करना पड़ेगा। अब ये अफवाह फैलाई जा रही है कि सम्राट चौधरी को होम डिपार्टमेंट की एक्चुअल पावर नहीं दी गई है, एसपी के ट्रांसफर का अधिकार उनको नहीं दिया गया है। अरे भाई, जो ये दोनों पार्टियों का नेतृत्व बहुत बहुत मैच्योर है और बहुत समझदार जहीन लोग हैं। जब ये 20 साल एक साथ रह सकते हैं, तो किस किस मंत्री को क्या विभाग दिया जाए और किस विभाग का क्या काम दिया जाए, ये मुद्दा भी ये तय कर लेंगे। इसके लिए उनको राहुल गांधी की सलाह की जरूरत तो है नहीं। तो ये जो है, ये अफवाहें ऐसे ही चलेंगी। और अब चूंकि इतनी बुरी तरह आरजेडी हार चुकी है, उसके पास केवल 25 मेंबर है, वो केवल इस लायक बची है कि उसको विधानसभा में लीडर अपोजिशन का दर्जा मिल जाएगा। तो ये करे क्या इसके सिवा? तो और ये बातें कही जाए, ये सारी बातें ऐसी चलेंगी आने वाले दिनों में। वीरेंद्र जी, ये जो भगदड़ मची हुई है बंगाल से, कोई घुसपैठिया बचेगा या नहीं बचेगा, या सब निकल करके भाग जाएंगे? देखिए, ऐसा है, इट्स ए वेरी लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। ये लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कोई थानेदार का ट्रांसफर का मामला नहीं है। और ये लेगेसी प्रॉब्लम है जो 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 बंटवारे से पैदा हुई है। बंटवारे से और 1977 से लेके 2011 तक 34 साल सीपीएम की सरकार रही है। 15 साल से ममता बनर्जी रही है। तो ये 46 सालों में यहाँ पे जो घुसपैठिए थे, इनका पश्चिम बंगाल में दामाद की तरह स्वागत हुआ है। इनको फिल्टर आउट करने के लिए पहला काम हुआ था इस साल अप्रैल में, जो कानून नया पास हुआ, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, उसके रूल्स फ्रेम हो गए हैं। होम डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सितंबर 1 2025 से वो लागू हो गया है। सारे राज्यों को इंस्ट्रक्शन जारी हो चुके हैं। यूपी में काम भी शुरू हो गया है कि हर जिले में आप डिटेंशन सेंटर बनाएं। जो भी अवैध घुसपैठिया पकड़ा जाए, जो भी व्यक्ति बिना डॉक्यूमेंट के मिले, उसको उसमें बंद किया जाए और फिर डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चला करके उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। एक तो ये हुआ है। दूसरा काम चल रहा है एसआईआर। तीसरा है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 अगस्त को कह चुके हैं लाल किले की प्राचीर से, भारत सरकार डेमोग्राफिक मिशन पे काम कर रही है। चौथा होगा, अगले साल जनगणना होने जा रही है। पांचवा है, उसके और जनगणना के साथ ही जाति जाति जनगणना भी होगी। और जाति जनगणना, कास्ट सेंसस और सेंसस के बाद होगा लोकसभा की सीटों का परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। और उसके बाद होगा एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप।
जहां पे प्रत्येक नागरिक को ये साबित करना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। तो ये जो घुसपैठियों को डिटेक्ट करने की और उनको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो फाइनल होगी एनआरसी से। और ये काफी फिल्ट्रेशन का काम जो है एसआईआर के माध्यम से पूरा हो जाएगा। और ये सब जो डाटा इकट्ठा होगा एसआईआर का और वोटर लिस्ट का और सेंसस का और कास्ट सेंसस का और एनआरसी का, जब इनका रिकंसिलिएशन होगा तब सारी बातें सामने आएंगी। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन ये एनआरसी के साथ ही पूरी होगी, उसके पहले पूरी नहीं होगी। दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें ग्रुप्स में और अपने मित्रों को। अभी तक आपने ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर पुश कर दें, दबा दें और उसमें ऑल वाला बटन दबाएं ताकि आगे आने वाले जितने प्रोग्राम हैं, जितने वीडियो हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।